सो वेरी वेल बच्चों, राधे राधे। मैं आपका साथी राज गौरव सिंह आपके लिए फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक नए शानदार लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड उसके प्रोसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये भी चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी जो चैप्टर है ये पिछले चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इस चैप्टर का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्पज से और सीयूटी के पर्पज से, दोनों से। ठीक है, ये चैप्टर से बच्चों जो है कम से कम आपके बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो 5 से 6 मार्क्स आपके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों को मिला के कम से कम 5 to 6 नंबर आपके इससे आने वाले हैं। और बात करें सीवीटी का, तो सीवीटी से इससे कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन यानी 10 प्रश्न आने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये, और इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा 10th वाले जिससे एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों चैप्टर कम से कम सीयूटी में 10 मार्क्स आपको दे के जरूर जाएंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है। ठीक है, ये चैप्टर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, और ये आपके फ्यूचर के एस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। अब इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो देखो, इस चैप्टर का नाम ही है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या। इसको समझने से पहले हम कुछ छोटे मोटे अपने आसपास जो हुए बदलाव, जो बायोटेक्नोलॉजी का उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जो हमारे जीवन यापन में एक सरलता प्रदान करता है, जिससे हमारी जीवन सरल और सुगम हो गई है। चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे खान पान के क्षेत्र में हो, और चाहे हमारे डिजीज हो, चाहे हेल्थ हो, इससे रिलेटेड कोई भी चीज है। तो इसमें जो हमारी उन्नति, जो हमारी सुरक्षा, जो हमारे न्यूट्रिशन चीजें जो हैं उसमें जो सुधार हो पाई हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे कुछ सिंपल सा एग्जांपल दोस्तों समझते हैं कि जैसे पहले आपके घरों में टमाटर आया करते थे, आज भी आते हैं भैया। पहले तो नहीं, आज भी आते हैं। तो ये जो टमाटर अब आते हैं, तो आप देखेंगे कि एक देसी और एक हाइब्रिड वैरायटी के रहते थे। देसी वाली वैरायटी में बच्चों क्या रहता था, वो जल्दी से अगर मार्केट से लाते थे, ठीक है, ये सीजनली होते थे, और घर में लाने के बाद 3 से 4 दिन में खराब हो जाते, सड़ना शुरू हो जाते थे। यानी तब मतलब सड़ के खत्म, नष्ट हो जाते थे, ठीक है, 4 से 5 दिन। लेकिन बच्चों, अब टमाटर की एक ऐसी वैरायटी है जो मार्केट में है। वो देसी टमाटर क्या होती है, छोटी होती है, साइज में थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और ये जो टमाटर होती है ये जल्दी सड़ती नहीं है। आप चाहें तो इसे स्टोर करके अपने फ्रिजों में कम से कम 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक भी इसे आप रख सकते हैं। अगर नॉर्मली अगर देखें, अगर आप फ्रिज नहीं है तो भी आप 5 से 6 दिन तक इस टमाटर को आप रख सकते हैं। अब पका लाएंगे तो फिर वो तो 2 ही 3 दिन में खराब हो जाएगा। कच्चा अगर है, थोड़ा कच्चा है, दब नहीं रहा है, अगर उसको लाते हैं तो कम से कम 10-12 दिन चल जाएगा। इसके साथ मिल्क प्रोडक्शन में बात कर लो। देखो, दुग्ध जनसंख्या इतनी ज्यादा है, पशुपालन कोई करना नहीं चाहता है, तो हर लोगों के लिए दूध उपलब्ध कराने की ये जो जरिया है, जैसे मिल्क रिवॉल्यूशन, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं हम लोग। तो इसमें पशुओं के अंदर ऐसा बदलाव किया गया कि कम खाएं और ज्यादा दूध दें। जैसे दोस्तों, आप लोग मीम्स या रील्स देखे होंगे राहुल जी का, कि उन्होंने क्या, वो क्या कहते थे, उनका वो रील था कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी भी एकदम ठीक, राहुल जी यही बायोटेक्नोलॉजी का भी रूल मानते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने भाषण में थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि इधर से आलू डालो, इधर सोना डालो। मतलब बायोटेक्नोलॉजी भी कहती है कि अपने मनचाहा जीन को बस खाली तुम ला दो, और फिर जैसा तुम प्रोडक्ट चाहो, जैसा उत्पाद चाहो, अपने अनुसार वो प्रोडक्ट पाओ। तो इधर से आपको जीन डालना है, उधर से उत्पाद पाना है, कि जैसा तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए। कि टमाटर जल्दी सड़े ना, तो तुरंत लो, बायोटेक्नोलॉजी मशीन है, डालो, इधर से निकाल लो। बैगन आप लोग देखते थे कि पहले बैगन बहुत जल्दी उसमें बहुत छेद रहते थे, कीड़े मकोड़े होते थे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसमें ऐसा चेंज कर दिया कि जो बैगन का जो आवरण है वो मजबूत हो गया, जिससे अब कीड़े मकोड़े कम लगते हैं। ऐसी दवाएं आ गई हैं कि बैगन के पौधे को ज्यादा नुकसान भी नहीं कर पा रही हैं। ठीक है। अब अगर बात कर लो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की बात कर लो, तो आप ये देखेंगे कि पहले जो सब्जियां रहती तो जिसका सीजन रहता था वो बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देता था। ठीक है। और एकदम जैसे कहते हैं हेला हेल हो जाना, तो हेला हेल हो जाता था, बहुत इजीली उपलब्ध हो जाता था, सस्ते दामों में मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आप बता दो ऐसा कोई फल या ऐसा कोई वेजिटेबल्स
जो आपको 12 महीने नो खाने को मिले। मटर देख लो, टमाटर देख लो, ठीक है, कोई भी फ्रूट देख लो, आम देख लो, हर एक फ्रूट्स आपको 12 महीने मिल सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इसे प्रिजर्व करने का ऐसा सिस्टम आ गया है, मशीन आ गया है कि आप इसे प्रिजर्व करके 12 महीने तक रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एक प्रकार का क्रांति है हमारे देश में, जो कि हमारे जैव विज्ञान के अंतर्गत लाके पूरे हमारे जीवन को, कहते हैं कि हमारे पूरे विश्व का कल्याण किया जा रहा है, जिसमें कोई भूख से न मरे, कोई बीमारी से न मरे, उसको दवा न मिल पाए, दवा न मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा हमारा देश नहीं चाहता है, कोई भी देश हो। तो इस फील्ड में ये जो ऐसा अध्याय है, इस अध्याय में जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये ऐसा एक माध्यम है जिसके वजह से चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए ये उपलब्धता करा देती है। तो आइए समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और प्रोसेस क्या है। ठीक है, कैसे ये काम करता है, कैसे हम जीनों का हेरा फेरी करके कैसे अपने मनचाहा जीन को बना सकते हैं। तो आज की क्लास में केवल हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या बनेगा वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए जाया समय ज्यादा पेचीदा न करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चलिए बात करते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस था, इसकी अगर हम लोग डिफिनीशन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल सेल्स या देयर एंजाइम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके प्लांट्स और एनिमल सेल का यूज करके ऐसा एंजाइम मिला के उसमें ऐसा चीज बनाए, प्रोडक्ट ऐसा बनाए जो ह्यूमन के लिए क्या हो, यूजफुल हो। ठीक है। तो इस टर्म को सबसे पहले दिए थे कार्ल इरेकी 1919 में। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी, बायोटेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। ये एक ऐसी साइंस होती है, नेचुरल साइंस, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि हम इसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसा चीज घुसा दें, प्रवेश करा के मन चाहा प्रोडक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ऐसी सर्विस होती है, जैसे होटल होटल में आप जाते हैं तो वहाँ सर्विस दी जाती है, 5 स्टार सर्विस, ठीक है। तो वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए एक ऐसी सर्विस देती है जिसमें आपको चाहे फूड हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे दवाएं हो, ये सारे चीज एकदम टॉप लेवल की सर्विस होगी। ठीक है, कि आपको एकदम आसानी से सस्ते दामों में आपको उपलब्ध हो जाएगी। दवाएं महंगी क्यों होती हैं, आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली दवाएं महंगी क्यों होती हैं। ठीक है। तो अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बच्चों। तो द टू कोर टेक्निक्स दैट डेवलप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टेरिलाइजेशन मेथड्स। तो आइए समझते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। अब देखो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा है बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायो प्लस टेक्नोलॉजी, यानी जीव विज्ञान में अभियांत्रिकी को घुसा देना, क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहता है। यानी जीव विज्ञान तो हम लोग केवल प्लांट के बारे में पढ़ते थे, एनिमल के बारे में पढ़ते थे, उनका मेटाबॉलिज्म पढ़ते थे, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ते, उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते, उसकी एनाटॉमी पढ़ते थे। अब लेकिन इस बायोलॉजी में अगर तुम टेक्नोलॉजी घुसा दोगे तो इनमें जो उत्पाद होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी बच्चों। आइए समझते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, कि ऐसा अभियांत्रिकी जिसमें हम डीएनए आरएनए के केमिकल नेचर को ही परिवर्तित कर दें, एंड दे आर इंट्रोडक्शन इनटू अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ द होस्ट। और ऐसा चेंज करें कि जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में से हम प्रवेश कराएं तो उससे जो उसका बच्चा बने वो एकदम अपने माँ बाप से अलग हो, एक अलग प्रकार का कैरेक्टर वाला जीव उत्पन्न हो जाए, अलग दिखने वाला जीव उत्पन्न हो जाए, जैसा हम चाहते थे वैसा वो बच्चा बन जाए। हर एक माँ बाप को ख्वाहिश होता है कि उनका बच्चा एकदम समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है, और
और तो और उसे कोई जेनेटिकल बीमारी ना हो, पैदा होते उसके अंदर साइंस का इतना प्रचंड ज्ञान हो, ठीक है। तो ये सारी चीज पेरेंट्स का एक डिजायर रिक्वायर्ड होता है उनसे, बच्चों से। लेकिन बस इसी चीज पे अभी तक हम लोग अभी ये हासिल नहीं कर पाए। जिस दिन इस पे हासिल कर लेंगे ना, उस दिन हम लोग भगवान का महत्व ही खत्म हो जाएगा बच्चों। लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम जैसा चाह रहे थे वैसा प्रोडक्ट हमें मिला। हम ऐसा चाह रहे थे कि टमाटर जवन ह न जल्दी सड़े, सस्ता मिले और टिकाऊ रहे। जैसे हम लोग कहते हैं सस्ता माल, आ, कि कोई भी सामान, जैसे कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं, 300 400 का ड्रेस खरीदते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कम से कम 6 7 महीना चल जाए, ठीक है, जल्दी फटे ना, सस्ता का सस्ता फटे भी ना, मतलब टिकाऊ मिल जाए। तो टमाटर भी हम लोग क्या सोचते हैं, टमाटर सस्ता मिले, हमेशा मिले और ज्यादा दिन तक रहे। तो वैज्ञानिक ने कहा ठीक है, जैसा आप चाहते हैं तथास्तु। वैज्ञानिकों ने ऐसा हेर फेर किया उस डीएनए में कि जमन जीन, अब सोचो कि जैसे टमाटर है देसी वाला, ये रहा देसी, और एक टमाटर है, ठीक है, ये देसी वाला है, और ये है हाइब्रिड। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया बच्चों, कि देसी वाले में मान लो दो जीन थे, एक लंबा जीन था और एक गोला जीन था। ये जो लंबा वाला जीन था ये क्या करता था कि टमाटर को जल्दी पका देता था। और ये वाला जो जीन था, इस ये प्रोटीन न बना के, अगर जो टमाटर का ज्यादा सेवन करता था उसके शरीर के अंदर पथरी बन जाता था। एक मान लो जीन ये वाला था जो टमाटर को सड़ा देता था जल्दी से। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो ये दोनों जीन जो टमाटर को जल्दी पका दे रहे थे, सड़ा दे रहे थे, ठीक है, और ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे, तो वैज्ञानिकों ने इसके जीन को चेंज कर दिया। जीन को चेंज करके इसको ये बना दिया, या इसके जीन को ही हटा दिया। तो जब जीन ही नहीं रहेंगे ये, आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़े हैं कि जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और वही प्रोटीन ही क्या होता है, एंजाइम होता है। तो जब यहाँ पे जीना नहीं रहेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो जल्दी पकेगा नहीं। तो जब जीन को डिस्ट्रॉय कर दिए, निकाल दिए, तो पकेगा ही नहीं। तो टमाटर क्या होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा, जल्दी पकेगा नहीं। दूसरी चीज कि ये जिसको, जो उसके बीज रहते थे, बहुत सारे बीज होते थे देसी वाले टमाटर में, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इस जीन के जगह क्या कर दिए, जो बीज बनाते थे इसको निकाल के यहाँ पे ऐसा जीन डाल दिया जो कि टमाटर खाने से हमें प्रोटीन मिले। समझ रहे हैं आप ये चीज। तो अब इसमें क्या किया, इसके डीएनए, यानी जीन क्या होता है, डीएनए का ही भाग होता है। तो अब इसमें ऐसा उलटफेर कर दिया, ऐसा बदलाव कर दिया कि अब ये देसी से किस में कन्वर्ट हो गया, हाइब्रिड में, ज्यादा चले और जल्दी पके भी ना, ठीक है। तो यही चेंजेस किया, जिसकी वजह से देखो क्या है, ये इसकी पूरी फिनोटाइप चेंज हो गया, हाइब्रिड टमाटर की पूरा फिनोटाइप चेंज है, लेकिन देसी वाले का फिनोटाइप सेम ही रहा। तो ओरिजिन हाइब्रिड वाले का देसी से ही हुआ ना। जी। चलिए, नेक्स्ट स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या होता है, टू मेंटेन ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स या सेल्स इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक वैक्सीन, एंजाइम etc। अब स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बच्चों ये होता है, जैसे कि मान लो जिस रूम में मैं बैठा हूँ, ठीक है, अभी इस रूम में बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, इस रूम में बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि प्रीवियस कल की चैप्टर लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। कुछ हार्मफुल है तो कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो वैसे ही अब इस रूम में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो अगर मान लो कोई हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होगा हमारे प्रोडक्ट को बेकार कर देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस रूम को एक प्रक्रिया के द्वारा सारे हार्मफुल या सारे जो बेनिफिशियल या हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको इस रूम से कक्ष से बाहर निकाल दें, और ये रूम पूरा बैक्टीरिया फ्री हो जाए, यानी इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। तो ऐसे रूम को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं। तो अब ये स्टेरिलाइजेशन जब मेथड रहेगा इस रूम में, तो यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी हम ग्रोथ करेंगे, वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और मेनू ऑफ द ओनली डिजायर्ड माइक्रोब, और हम चाहेंगे कि जो बैक्टीरिया को हम चाह रहे हैं कि वो बैक्टीरिया रहे, उसी बैक्टीरिया को हम कर सकते हैं, नहीं तो सारे बैक्टीरिया को बाहर निकाल दें, ठीक है। और वो भारी मात्रा में हम उनको रखना चाहेंगे, जिसकी वजह से हम जो मैन्युफैक्चर जो बना रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट, जैसे कि एंटीबायोटिक बनाएं, चाहे वैक्सीन्स बनाएं,
चाहे एंजाइम्स बनाए, तो इसमें हमारी बहुत ज्यादा मदद हो जाती है स्टेराइजेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, जब किसी पेशेंट का जब सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है बच्चों, तो उस वह रूम जो होता है वो भी स्टेरिलाइज्ड रूम होता है, उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर्स ग्लव्स पहनते हैं कि उनके द्वारा अगर उनके शरीर में कोई बैक्टीरिया हो तो जब आप कोट जैकेट पहन लेते हैं ना, तो बैक्टीरिया उससे बाहर निकल नहीं पाता है, और वो ग्लव्स जो यूज करते हैं वो फिर दोबारा यूज नहीं करते हैं, जिससे कंटामिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं इसमें बेसिक स्टेप्स क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे पहला पॉइंट, कि इसमें सबसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन। अब हम लोग उस डीएनए को आइडेंटिफाई कर लें जो जीन से हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो पहला काम, डीएनए को पहचानो कि जो डीएनए, जो जीन, जो प्रोटीन बना रहा है वही प्रोटीन बस बनाए, वही जीन बनाए, तो उस जीन की पहचान हमारे पास होनी चाहिए। फिर उस जीन का इंट्रोडक्शन कराओ डीएनए इनटू द होस्ट टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर अब जैसे कि मान लो कि ये मान लो कोई ह्यूमन सेल है और ये बैक्टीरिया सेल है। अब ह्यूमन के पास मान लो कि इंसुलिन बनाना है, तो अब इसमें देखो कि इसके शरीर में कौन सा सेल है जो कि इंसुलिन बना रहा है। तो ह्यूमन के बॉडी में पैनक्रियाज होता है बच्चों। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं। ये बीटा सेल क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बीटा सेल के अंदर से क्या निकालेंगे, इसका डीएनए, और डीएनए वो भी पार्ट लेके हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया के अंदर इंटर करा देंगे। तो अब बैक्टीरिया का मशीनरी सिस्टम यूज करके हम लोग इंसुलिन बनाएंगे, और फिर इस इंसुलिन को पूरे मार्केट में बेचेंगे। तो राहुल जी का बात, इधर से आलू डाल रहे हैं हम लोग, मतलब इधर से डीएनए डाल रहे हैं, इधर से सोना जैसा इंसुलिन निकाल रहे हैं। ठीक है। फिर तीसरा बात है कि मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट एंड जीन क्लोनिंग। अब इसको मेंटेन करने के लिए अभी बैक्टीरिया को खाना पीना भी हमें देना पड़ेगा ना। अगर खाना पीना नहीं देंगे तो ग्रोथ कैसे करेगा, तो ये चीज भी हमें देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ फिर जीन ट्रांसफर भी करना पड़ेगा हमें, कि अब इस डीएनए में तो इंटर करा दिए, अब लेकिन जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो जीन है, उस जीन का ट्रांसफर भी अच्छे से हुआ या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिखा है, आरडीएनए का मतलब कि ह्यूमन डीएनए प्लस बैक्टीरियल डीएनए जब मिल गया, तो एक प्रकार का ऐसा डीएनए बना जिसे हम लोग आर डीएनए बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब दो जीवों का डीएनए, उसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी कहलाएगी, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या आप लोग इतने बात को पकड़ पाए? अच्छी बात है, अगर आप पकड़ लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1972 स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट हर्बर्ट बोयर कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पाया। इन्होंने स्टेप्स क्या कैरी किया था, आउट इन कॉन्ट्रेस्टिंग फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इन्होंने किया कि जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस द नेटिव प्लाज्मिड साल्मोनेला टाइफीरियम वी was identified. Plasmid and autonomously replicating circular extrachromosomal डीएनए। इन्होंने ये पाया कि जो अपना डिजायर्ड जो डीएनए पाना रहता था, वो बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने ये देखा। देखो, अब कैसे वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि बैक्टीरिया के अंदर ही अगर हम अपना डीएनए डालेंगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट बनाएगा। तो यही कह रहे हैं कि जो स्टैनली हर्बर्ट बोयर, स्टैनली कोहेन थे, इन्होंने कॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और इन्होंने पाया क्या, कि जो साल्मोनेला टाइफीमुरियम है, इस बैक्टीरिया के अंदर अपना खुद का तो डीएनए है ही, और ये बैक्टीरिया क्या किया है, एक सर्कुलर क्लोज्ड, क्या रखा है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रखा है, जो कि क्या है, सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर क्लोज्ड डीएनए है। तो इसे हम लोग कह दें सी सी डीएनए। कैसा है, सी सी डीएनए, सर्कुलर क्लोज डीएनए है। और ये जो डीएनए है, इस बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा पार्ट इस बैक्टीरिया के अंदर फालतू पड़ा हुआ है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि फालतू पड़ा है, क्यों ना हम इसका यूज कर लें। तो वैज्ञानिकों ने
इसके बैक्टीरिया के डीएनए को निकाला, एक एंजाइम के द्वारा इसके कुछ पार्ट को काट दिया। उस एंजाइम का नाम मैं बताऊंगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं बच्चे, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। अब क्या करें, इसमें मानव का डीएनए जोड़ दिए, जो डीएनए का हमें प्रोडक्ट बनाना है। लो भाई, अब ये हो गया बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए बी डीएनए, और ये हो गया ह्यूमन डीएनए एच डीएनए। जब ये दोनों डीएनए मिल गए हैं तो ऐसे डीएनए को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ऐसे टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यही पूरे मैकेनिज्म को बच्चों हमें पढ़ना है कि कैसे हमने बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, और कैसे प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बना के कैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी चीज को हमें पढ़ना है आज की पूरी क्लास में। तो आइए समझते हैं कि डिजायर्ड डीएनए कट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन को ज्ञात करना पड़ेगा जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ काटेगा। कहीं भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं काट देगा, उसके लिए उस डीएनए का एक स्पेसिफिक लोकेशन पता होना चाहिए। उसके बाद द कट डीएनए वाज लिंक टू प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर टू ई कोलाई फॉर जीन मल्टीप्लिकेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब काट देंगे तो फिर अपना वाला डीएनए उसमें जोड़ के फिर ये बैक्टीरिया के अंदर हम लोग इंटर करा देंगे, जिसकी वजह से डीएन बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना डीएनए तो दुगना बढ़ाता है उसका नंबर, इसके साथ साथ इसका भी क्या करेगा, संख्या बढ़ा देगा। जैसे हम लोग सेंट्रल डोग्मा में पढ़े थे बच्चों कि जो डीएनए होता है, डीएनए पहले क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, यानी अपनी संख्या बढ़ाया, तो अपनी संख्या बढ़ाने के बाद फिर वो क्या बन करेगा, एमआरएनए बनाएगा ना। फिर एमआरएनए बनाने के बाद बच्चों ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो जब ये तीन बनाया, ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन क्या है, एक प्रोटीन ही जो है हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर यही प्रोटीन के कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। अगर इसका टर्सरी स्ट्रक्चर देखो तो ये एंजाइम की तरह भी काम करता है। अब जरूरी नहीं कि सारे प्रोटीन जो बने टर्सरी स्ट्रक्चर वो एंजाइम ही सारे बन जाए, सारे प्रोटीन्स का हमें एंजाइम नहीं बनाना है। कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो टर्सरी के बाद क्या होते हैं, क्वाaternary में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे बॉडी के मसल सेल्स के जोड़ने में काम करते हैं। यानी प्रोटीन क्या करता है कि हमारा जो सेल होता है, जैसे सीमेंट होता है ना बच्चों, सीमेंट एक एक ईंट को जोड़ के ढांचा बनाने में मदद करती है, वैसे प्रोटीन होती हैं हमारे सेल को जोड़ने में मदद करती है, जोड़ के रखने का काम करती है। तो बैक्टीरिया भी तो यही प्रोसेस करेंगे ना बच्चों, जिसे हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेंट्रल डोग्मा होगा। तो डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन हम लोग कह रहे थे, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बन गया बच्चों तो इसे हम लोग ट्रांसलेशन कह रहे थे। तो खेला तो यही हो गया ना कि प्रोटीन बनाना है सबको। तो अब जब हम बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे तो बैक्टीरिया जब इन सारे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो इनका ट्रांसलेशन भी तो करेगा ना बच्चों। तो ये इसका भी कर देगा। तो अब इसमें जो जीन होंगे, मान लो इसमें ह्यूमन डीएनए का जो जीन होगा बच्चों, ये इंसुलिन बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बैक्टीरिया कहेगा कोई प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, तुम कितने भी रहना तुम रह लो, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो वैसे ही ये डिजायर प्रोटीन हमारा इंसुलिन बन जाएगा। फिर साइंटिस्ट क्या करेंगे, अपना वाला जो पार्ट होगा जो अपने लिए इंसुलिन होगा उस इंसुलिन को निकाल लेंगे, और फिर जो जो पेशेंट होगा उसको इंसुलिन प्रोवाइड करा देंगे। तो ये यही एक लंबी जो प्रोसेस होती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसकी समझ अगर हमें हो जाएगी तो हम अपने मेडिकल के फील्ड में अलग अलग डिजायर्ड प्रोडक्ट बना देंगे, जो हमारे मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, जिससे हमारे देश की उन्नति और प्रगति बहुत तीव्र गति से होगी बच्चों। ठीक है। तो अब जो टूल्स की हम लोग बात करें, अब चीजें आपको समझ में आ गई, अब बस केवल हमें इतिहास पढ़ना है कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन क्या यूज कर सकते हैं। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा जो कि क्या करता है, डीएनए फ्रेगमेंट को कट करता है। पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है बच्चों, आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था, डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या करता है, चेन का इलोंगेशन कर देता है। तीसरा, कि जो डीएनए के खंड छोटे छोटे रहते थे, लैगिंग स्ट्रैंड आप लोगों ने पढ़ा, तो ये क्या करता है, डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। लाइगेज भी हो गया। चौथा, हमें चाहिए वेक्टर। वेक्टर मतलब ये बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हो गया। फिर हमें चाहिए होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर सेल। ठीक है। अब हमें जैसे ऑर्गेनिज्म ले लो चाहे सेल ले लो, तो होस्ट हमने लिया, उसका निकाला। अब देखो ये वेक्टर हो गया प्लाज्मिड,
और ये प्लाज्मिड किसके अंदर है? होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर है। तो ये बैक्टीरिया रहा होस्ट, और इसका जो वेक्टर होगा, ये कौन होगा? प्लाज्मिड होगा। तो वेक्टर को हम लोग बेसिकली बच्चों क्या कह दें? प्लाज्मिड कह दें। तो अब बताओ, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो चलो शुरुआत करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों क्या करता है। इसे हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, एमसीक्यू में ये 1 मार्क्स पूछ सकता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग डीएनए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए को काटने के लिए। दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया टू प्रोवाइड अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, यानी रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, डीएनए को काटना, छांटना, अलग करना। ठीक है। तो जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया था, वो था हिंड थर्ड, कि वाज आइसोलेटेड बाई, किसने आइसोलेट किया था? साइंटिस्ट का नाम था हैमिल्टन स्मिथ, विलकॉक्स एंड केली, 1968 में। किसमें से, कहाँ से किए थे? कौन से बैक्टीरिया? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक एक बैक्टीरिया था, जिसमें से इन्होंने इंडोन्यूक्लियेज हिंड थर्ड का खोज किया था। ये जो होता है हिंड थर्ड, ये इट वाज यूज्ड टू कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब देखो बच्चों, जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, ये कहीं भी मुंह उठा के नहीं चले जाएंगे। कि जैसे जो जहाज होती है, जहाज जब उड़ती है, तो चाहे इंडिया का जहाज हो, पाकिस्तान का जहाज हो, सब जैसे इंडिया का जहाज है, तो इंडिया का जहाज इंडिया में ही जो एयरपोर्ट होगा उसी रनवे पे लैंड होगा। जब मुंबई जाना है तो मुंबई में ही लैंड होगा, कहीं ना कहीं खेतों में ही लैंड हो जाए, ऐसा नहीं है। उसको स्पेसिफिक प्लेस बताई जाती है जहां से वो उड़ान भरेगा और फिर वहां से उड़ान खत्म करेगा। क्लियर? पाकिस्तान का तो पाकिस्तान में करेगा, दूसरे जगह नहीं करेगा। दूसरे जगह करेगा तो हाईजैक हो जाएगा। तो अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दूसरे जगह अगर वो पोजीशन को जाके डीएनए, जैसे डीएनए है, तो स्पेसिफिक साइट पे ही जाके, अब मान लो इसको यहीं पे काटना है, तो ये यहीं पे काटेगा। अगर मान लो ये यहाँ पे काट देगा, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा, डीएनए को काट भी नहीं पाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है बच्चों। ठीक है। अब बात करते हैं इसका नाम कैसे रखा गया। ठीक है। तो नाम इसका रखा गया है, इसमें देखो दो लेटर होते हैं। जो सबसे पहला लेटर, द फर्स्ट लेटर डिराइव फ्रॉम द जीनस। देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम होता है। जैसे मान लो ह्यूमन का नाम है होमो सैपियंस बच्चों। क्या नाम है? होमो सैपियंस। मैंगो को हम लोग कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। आलू का हम लोग को बॉटेनिकल नेम पता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम। तो देखो, ये जो पहला नाम है बच्चों ना, ये जीनस है, यानी इसके वंश का नाम। और ये स्पीसीज, इसकी जाति है। मैंगीफेरा आम में दो नाम है, पहला लेटर मैंगीफेरा है और दूसरा नाम है इसका स्पीसीज, यानी कि इंडिका। सोलेनम ट्यूबेरोसम पहला नाम जीनस है, और सेकेंड नाम क्या है इसकी? स्पीसीज। जैसे कि मेरा नाम है गौरव सिंह, तो गौरव नाम जो रखा गया वो मेरे वंश, यानी मैं अपने परिवार का वंश हूँ। ठीक है। मेरे वंशजों ने मेरा नाम रखा गौरव। लेकिन जो सिंह है, ये मेरी एक जाति है, कि मैं मनुष्य जाति में किस बिरादरी से हूँ, तो मैं ठाकुर हूँ। तो सिंह से आप पता कर लेंगे कि मैं एक क्षत्रिय कुल का जन्मा गौरव सिंह, जो मेरे वंशजों ने मेरा नामकरण किया है। तो मेरा ये पहला लेटर क्या हो गया बच्चों? वंश नाम। और दूसरा जो हो गया मेरी जाति नाम। तो हर एक जीव का जो नाम होता है, दो दो नाम में होता है। पहला वंश नाम और स्पीसीज नाम होता है। तो जो पहला नाम था ये जीनस हो गया, और जो दूसरा नाम हो गया टू लेटर्स फ्रॉम द स्पीसीज एंड नेम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम वेयर द एंजाइम्स आर एक्सट्रैक्टेड, जहां से एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया गया है। यानी ये जो गौरव नाम रखा गया मेरे पूर्वजों से आया, मतलब मेरे जन्म मेरे पिता से हुआ होगा, मेरे पिता का जन्म उनके पिता से हुआ होगा, उनके पिता का उनके पिता से हुआ होगा। तो ऐसे जो स्पीसीज नेम आया है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यानी जो बैक्टीरिया है, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है।
तो वहां से एंजाइम इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। जो रोमन नंबर जो होता है, जैसे यहाँ पे हिंद सेकेंड ये 2 लिखा है, मतलब रोमन अंक में क्यों लिखा गया है? क्योंकि द फॉलोइंग द नेम सो द ऑर्डर इन विच एंजाइम वी आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल स्ट्रेन। ये जो रोमन अंक है ये बैक्टीरिया किस स्ट्रेन से है। अब ये गौरव सिंह नाम जो लगा है, सिंह मतलब ये क्षत्रिय कुल का है। अब ये क्षत्रिय कुल में एक नाम और देखा जाता है, जैसे गोत्र बच्चों। अब ये गोत्र ये थोड़ा सा अंदर चले गए हम लोग, तो अब इसमें भी देखा जाएगा कि मैं किस गोत्र से हूँ। तो वैसे ही जो बैक्टीरिया है इसका रोमन अंक बताता है कि इसकी क्या स्ट्रेन है, इसकी कितनी प्रजातियां हैं भाई। तो इसकी प्रजाति बताइए, स्ट्रेन। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल इको आर वन है जैसे, तो इको आर और वन, तीन तीन नाम हो गए। डायरेक्ट फॉर्म था, ई से क्या हो गया, इस्चेरिशिया कोलाई। आर से क्या हो गया, आर वाई 13। ठीक है, ये इसका स्ट्रेन हो गया। 13 क्या हो गया इसका, ये स्ट्रेन हो गया। जैसे हिंद थर्ड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, आर टी क्या है इसका, आर टी इसका स्ट्रेन है। बैम एच वन बैसिलस एमाइलोक्यूफेसियंस, एच इसका स्ट्रेन हो गया। इको आर टू इकोलाई आर 245। ये तो देखो, अब बैक्टीरिया की भी वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, तो इनका अलग अलग नाम रख दिया गया है। अब धरती पे देखो तो गौरव सिंह के नाम से बहुत लोग होंगे, तो मैंने क्या किया है, अपना नमवा परिवर्तित कर लिया है, रास गौरव सिंह। जब मैं ये रास गौरव सिंह लिखा हूं, तो ये रास एक यूनिसिटी बताती है कि गौरव सिंह तो बहुत है, लेकिन राज गौरव सिंह धरती पर इक्के गो है जो आप लोग को पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए आई होप आप एग्जाम्पल चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो बच्चे। ठीक है, तो मेरे बच्चों, रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना पड़ता है। तो आपको इतना पढ़ाने से पहले मुझे बहुत पढ़ना पड़ा है, बहुत पढ़ा हूं। मैंने ऐसे ही एमएससी नहीं किया है, ठीक है, इसी पे एमएससी मैंने मास्टर्स किए, यूजी किया, अंडर ग्रेजुएशन किया, तब जाके आप लोग को पढ़ा पा रहा हूँ। और आई होप कि आप चीजें समझ पा रहे हैं। तो देखो, जो बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, इनका जो क्लास होता है वो न्यूक्लियस के बेस पे होता है। अब न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये तो न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसका नाम पड़ गया कि जो अंदर वाले चीज होंगे उसको काटेगा कौन, न्यूक्लियस टाइप का एंजाइम काटेगा। तो न्यूक्लियस दो टाइप के हो गए, एक्सो न्यूक्लियस और इंडो न्यूक्लियस। अब देखो, डीएनए के दो साइट होते हैं बच्चों। जैसे मान लो डीएनए का स्ट्रेन है, दो साइट है। अगर डीएनए को यहाँ से काट दे तो बाहर बाहर काट दिया, अगर डीएनए को बिचवा से काट दिया ना, तो इंडोन्यूक्लियस का ये हरकत होता है। तो एक्सियोन्यूक्लियस क्या करता है, कट डीएनए एट द एंड, ये डीएनए के इंड पे खाली काटेगा। लेकिन लेकिन बच्चों, अगर बीचे में काट रहा है तो इसका मतलब क्या है, कट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, डीएनए के बिचवा में एक स्पेसिफिक स्थान पे काटेगा, यहाँ भी काट सकता है, यहाँ भी काट सकता है, यहाँ भी काट सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है एंडोन्यूक्लियस का, उसे हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये बच्चों को डाउट रहता है कि सर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वह सीक्वेंस होता है, द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर रीड द सेम ऑन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। जैसे कि डीएनए का दो स्ट्रैंड होते हैं, मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 5 टू 3। तो अब पहले स्ट्रैंड में देखो, अगर पांचवें वाले से पढ़ो GAATTC, इधर से पढ़ा GAA, मतलब जी पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। अरे नहीं सर जी, ये दूसरा वाला जो ए है ना, वो यहाँ आ गया है, और थर्ड वाला दूसरे पे है। अरे भैया, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, सीक्वेंस सेम आता है। जैसे हिंदी में हम लोग निमोनिक्स पढ़ते हैं, जहाज, इधर से पढ़ा तब वो जहाज, इधर से पढ़ा तब वो जहाज। ठीक है, तो बस वही चीज हो गया। तो अब इसकी मैकेनिज्म पर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहले क्लियर हुआ आप लोग को। वेरी गुड। बताओ कि सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर रीड द सेम ऑन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम, कि दोनों ओर से इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, सेम ही होगा, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस। देखो बच्चों, इसमें क्या एक्शन होगा इसका, कि डीएनए का स्ट्रैंड होगा। अब चाहे जो भी डीएनए होगा, अब देखो यहाँ पे दो डीएनए लिया गया है,
एक फॉरेन डीएनए लिया है बच्चों, और एक लिया है एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड वेक्टर डीएनए। अब वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए लिया गया है। अब वेक्टर डीएनए का मतलब है कि जो, देखो, अब देखो वेक्टर डीएनए का मतलब है कि बैक्टीरिया वाला डीएनए ले लिया है। फॉरेन डीएनए को हम लोग समझ जाओ कि ये, इसे हम लोग ह्यूमन डीएनए भी कह सकते हैं, कि ह्यूमन डीएनए से जिससे हम लोग इंसुलिन बनाएंगे। तो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड था बच्चों, इसे बाहर निकाला गया। फिर इसका एक सीक्वेंस है GAATTC, जी, फिर GAATC पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे फॉरेन डीएनए जो ह्यूमन डीएनए है, इसको ई को R1 जो होगा काटेगा डीएनए बेसिस G and A ओनली। ये खाली जी और ए के बीच में ही कट लगाएगा। देखो यहाँ पे है, तो जी और ए के बीच में कट लगाया, ये यहाँ पे। ठीक है। फिर क्या करेगा, ई को R1 इसको काटा, तो यहाँ से इतना जो सीक्वेंस था, इतना जो सीक्वेंस था इसको काट के हटा दिया। और इसमें जो इतना सीक्वेंस था, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पूरा इतना, इसको काट के हटा देगा। ठीक है, जब ये काट के हटा दिया, तो देखो ये स्थान इसका खाली हो गया, ये स्थान खाली हो गया। अब दोनों डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन कर देगा। तो ये जो इंड देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं स्टिकी इंड्स। क्या कहते हैं? स्टिकी इंड्स कहते हैं। अब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे। लो भैया जोड़ दिए। तो जब ये जुड़ गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। मतलब बैक्टीरियल डीएनए प्लस ह्यूमन डीएनए यानी फॉरेन डीएनए को मिला दिए तो क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और ऐसी विधि क्या कहलाती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो यही प्रोसेस है कि एवरी एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट द एंटायर डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये पहले अपने पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानता है। पहचानने के बाद ऑन फाइंडिंग पैलिंड्रोमिक, फिर क्या करता है? डीएनए को कट कर देता है। फिर इट कट द अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, फिर ये दूसरे डीएनए के अपोजिट स्ट्रैंड को कट करता है जहां पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। आप लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है, उसमें वो पेंटोज शुगर होता है। क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है बच्चों ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो अब शुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड को ही काटेगा तो ही डीएनए के मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे ना। क्लियर? तो a little away the center of palindromic side but between the same basis on both strand, इसके वजह से क्या होगा? दोनों की साइड अलग अलग हो जाएगी। इसे रिजल्ट ये निकलेगा, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस एट द ईच स्ट्रैंड कॉल्ड स्टिकी एंड। तो अब जब ये खाली स्थान हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टिकी एंड्स कहेंगे। इसको सारा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे? स्टिकी एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। फिर डीएनए लाइगेज को बुलाएगा, आवा हो हमने के जोड़दार। तो डीएनए लाइगेज कहता है आवत ही हो, तो आता है तो क्या करता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या आप लोग को ये भी बताया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि एडेनिन जो है थाइमीन से जुड़ेगा तब, जब तक इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा तब, जब ये साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तब। तो बिना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो लाइगेज क्या करता है? जी और सी के बीच में जो दूरी बन जाती है उसको जोड़ने का काम कर देता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, जिससे ये दोनों फिर आ जाते हैं क्लोज। ठीक है। और डीएनए का जो सेगमेंट था जो सेपरेट हुआ था वो जुड़ जाता है बच्चों, जिससे क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है। तो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, ये डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स कट विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सो दैट बोथ डीएनए फ्रेगमेंट हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकिंग। जिसकी वजह से दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट पे क्या आ जाता है बच्चों? स्टिकी इंड्स आता है। जब स्टिकी इंड्स दोनों पे आए, तो यही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है आपस में जुड़ गए डीएनए लाइगेज के द्वारा इंड टू इंड। तो यही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की खूबसूरती है बच्चों, कि डीएनए का जो सोर्स है वो अलग अलग है। एक डीएनए है वेक्टर का, एक डीएनए है फॉरेन का, मतलब ह्यूमन का, बैक्टीरिया का। अब कहाँ का डीएनए, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानना, फिर काटना, फिर दोनों को जोड़ देना। जैसे सिंपल, जब किसी इंसान की, जब मनुष्य की शादी होती है, जैसे हमारा हमारे शादी हुई, तो हमार को सपना देखत हुए। जब कोई हमारा सपना देख रहा होगा, तो हम तो किसी और माँ बाप के जन्मे बेटे हैं, वो केहू और माई बाबू का जन्मल बिटिया हुई हैं। हम उनकर ख्वाब देखा, वो हमार ख्वाब देख रहे हैं। तो हमारे कोई एक ऐसा रिश्तेदार आएगा जिसे हम लोग अगुआ कहते हैं,
वो उनके घर बात चलाएगा, हमारे घर बात चलाएगा, दोनों में बातचीत बढ़ेगी, क्लोजनेस बढ़ेगी और फिर हमारी फाइनली शादी हो जाएगी। ठीक है। तो यही तो काम डीएनए लाइगेज कर रहा है, यही तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रकार का गुगा है, दो लोग को मिला के एक अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनवा रहा है। तो हमार हमार जो मिसेज है मेहरारू, दोनों जाने जब बेटवा बनेगा तो अलग प्रकार की स्पीसीज होगा ना भाई। तो अगुआ अच्छा काम करता है। लेकिन अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अगर खराब प्रोटीन बन गया तो इसका दोष भी दिया जाता है। अगुआ अगर खराब शादी करा दे ले तो बड़ा कुटाता भी तो है ना। तो ये चीज आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। तो अब देखो बच्चों, अब ये तो हम लोग जोड़ जाड़ के खत्म कर दें, लेकिन इतना जल्दी जुड़ता नहीं है। तो अगर देखो कि अगर हमने बनाया, क्या बनाया हमने, वो वहां का डीएनए यहाँ का डीएनए जोड़ के बना लिया, तो क्या हम लोग बार बार ऐसे डीएनए जोड़ते रहेंगे, बनाते रहेंगे? इसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। और क्या हम लोग बनाए तो क्या डायरेक्ट ऐसे मिल ही जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा वही पैनक्रियाज का बीटा सेल है कि या गामा सेल है कि अल्फा सेल है? मान लो 3 प्रकार के सेल हैं, तीनों सेल में अलग अलग डीएनए है, और अलग अलग डीएनए में कौन इंसुलिन बना रहा है वो भी जीन नहीं पता है हमें। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिनका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी हम लोग क्या करेंगे कि सेपरेट करते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं। जो हमारे काम का होगा उसे हम ले लेंगे और बाकी जो काम करना होगा उसे सेपरेट कर देंगे। तो हम लोग तो डायरेक्ट बस जोड़ जाड़ के कहानी खत्म निपटा दिए, लेकिन ये कहानी ऐसे ही खत्म नहीं होगा बच्चों। अभी जो डीएनए फ्रेगमेंट हम लोग जोड़ जोड़ के जब बना लेंगे तो अब इसमें से जो काम का डीएनए होगा उसको एक मशीन में दौड़वाएंगे। तो दौड़वाने का कैसे काम किया जाता है इस चीज को आप समझ लो। कि समझ लो एक ग्लास का ऐसे पॉट होता है, बर्तन होता है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे बेल बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने निकाले, अब उस डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करता है, एक समझो कि जैसे ये मशीन है। ठीक है। हमने क्या किया कि सबसे पहले कि हमारा जो ह्यूमन का डीएनए है उसे लिया, उसे एक मीडियम में उसे सेपरेट किया। तो सेपरेट करने के लिए एक मशीन आती है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यानी उस डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे कि जो न्यूक्लियस है। अब हम डायरेक्ट डीएनए को कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेल लेंगे। सेल को एक ऐसे हम लोग पीपेट यानी ऐसे प्लास्टिक का एक छोटा सा बर्तन लेंगे जिसे हम लोग पीपेट कहते हैं। अब इस पीपेट के अंदर क्या करेंगे, उस पूरा सेल कंटेंट को हम लोग डाल देंगे। फिर इस सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है इसकी खास बात यह है बच्चों कि अब इस पीपेट को डालने के बाद इसको हम लोग 1000 बार आरपीएम पे घुमा देंगे। यानी जब हम इस बर्तन चीज को जब 1000 बार घुमा देंगे पर मिनट में, ये आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, 1 मिनट में से 1000 बार घुमा दो, तो अब जो सेल डाले थे तुम ऐसे, ठीक है, तो इसके दो भाग मिल जाएंगे। जो भारी वाला चीज होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का चीज होगा वो ऊपर ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो मान लो ऊपर वाले पे आरएनए और डीएनए थे। ठीक है। और नीचे वाले पे मान लो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सब सेपरेट हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नीडल वाला, जैसे ये देख रहे हो पेन, ऐसे ये एक आती है सुई की तरह, इंजेक्शन की तरह होती है। उसके द्वारा क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे और उसको ऐसे सोख लेंगे। तो सोखने के बाद एक छोटा सा और पीपेट होगा ऐसा। अब इस पीपेट के अंदर क्या करेंगे, इसको सुई से हम लोग फिर इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया बच्चों। अब स्टोर हो गया, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 5-6 तैयार कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 5-6 अपना बना लेंगे, ये सब इसमें स्टोर हो गया। ठीक है। अब इन सारे को लेके इस वेल के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। सारे वेल के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। और यहाँ पे एक मेन वेल रहेगा जो कि हमारा डीएनए कंटेंट को बताएगा। ठीक है। ऐसे मान लो डीएनए के फ्रेगमेंट ये रहेगा। ठीक है। ऐसे मान लो ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया, सी हो गया। अब इस सारे वेल में हम ह्यूमन डीएनए को डाल दिए। फिर इनके दोनों सिरे को हम लोग बैटरी से जोड़ दिए। जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे
तो सोचो कि यहाँ पे पॉजिटिव इंड था और यहाँ पे निगेटिव इंड है। सॉरी, यहाँ पे निगेटिव इंड है और यहाँ पॉजिटिव इंड है। तो आप लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है बच्चों, वो कैसा चार्ज होता है, उस पर निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जैसे इसमें इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करेंगे, तो ये डीएनए क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। अब डीएनए के फ्रेगमेंट इसमें से भागना स्टार्ट कर देंगे। डीएनए के फ्रेगमेंट ऐसे इसमें भागना स्टार्ट कर देंगे कुछ। तो इसमें जब भागेंगे तो कहाँ से भागेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव। यानी डीएनए निगेटिव है तो किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें भागेगा तो जवन छोटका हुई बहुत तेज भागी, जो बड़का होगा वो धीरे धीरे भागेगा। तो जो कहते हैं ना, देखन में छोटन लागे लेकिन घाव करे गंभीर, यानी छोटका बहुत तेज फुदुक के भाग जाएगा। तो डीएनए का छोटा जो फ्रेगमेंट छोटा होगा वो बहुत आगे निकल आएगा, और जो बड़ा होगा वो पीछे ही रह जाएगा। तो अभी छोटका डीएनए है, इसका मतलब कि काम का डीएनए है। इस डीएनए को निकाल लो भाई अब। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि हम लोग उस डीएनए का चूज करते हैं जो काम का हो, जो काम करेगा, जो एक्टिव होंगे उसके सारे एंजाइम, तो हम इसी डीएनए का चूज कर लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को करने के लिए बच्चों हम लोग एक मैकेनिज्म करते हैं जिसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आइए कंटेंट पढ़ते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये टेक्निक होता है फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज। साइज के बेस पे हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, द सैंपल डीएनए इज कट इनटू फ्रैगमेंट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटे। फिर द डीएनए फ्रैगमेंट बीइंग नेगेटिवली चार्ज, डीएनए फ्रैगमेंट क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, जो मैंने आपको बताया। फिर कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू मीडियम मैट्रिक्स। तो इस पूरे मैट्रिक्स में जब इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करेंगे, तो अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव इंड है और यहाँ पॉजिटिव इंड है, तो बैटरी से यही तो निकलते हैं ना। तो हमेशा डीएनए क्या करेंगे, निगेटिव होते हैं, तो किधर भागेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव और जाएंगे नहीं, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉमनली यूज मैट्रिक्स एग्रोज, ये जो जेल इसके अंदर हो रहा है, ये जो पूरी घटना इसमें घट रही है, एक माध्यम तैयार करते हैं। उस माध्यम में क्या होता है, एक जेल भर देते हैं जिसका नाम है एगोरोज जेल, एगारोज जेल, विच इज नेचुरल लीनियर पॉलीमर। ये एक प्रकार का पॉलीमर होता है जो बना होता है डी गैलेक्टोज और 3,6 एन हाइड्रो एल लैक्टोज के द्वारा, जिसे हम लोग सी वीड से निकालते हैं। ठीक है, समुद्री जो वीड्स होते हैं, घास पत्ता, उससे हम लोग निकालते हैं। और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है सेपरेट आउट अकॉर्डिंग टू देयर साइज बिकॉज द सीविंग प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रोथ जेल, हेंस स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फादर इट विल मूव। जो छोटका होगी बहुत तेज भागी, जो बड़का होगा पीछे रह जाएगा। यही मैकेनिज्म इसके काम करती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको विजुलाइज करते हैं, मैंने तो डायरेक्ट बता दिया, अब इसको करेंगे क्या, कि जो सेपरेटेड डीएनए होगा उसे हम लोग देखेंगे आफ्टर स्टैनिंग द डीएनए विथ हीलियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर यूवी रेडिएशन। तो बच्चों क्या होता है कि इस अगर वो जेल में हम लोग इथीडियम ब्रोमाइड डाल देते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड से क्या होता है, जैसे कहते हैं ना डीएनए पे टैग लग जाएगा। तो जब हम इसे एक्सरे वाले में ले जाएंगे, एक्सरे में देखेंगे, तो अभी चमकेगा, चमकीला दिखाई देगा। जब ये चमकीला दिखाएगा तो ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट होंगे, ये हमें प्रॉपरली एकदम आराम से यूवी रेडिएशन में एकदम इसके क्लियर प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो इथीडियम ब्रोमाइड इसीलिए हम लोग इसमें डालते हैं। इसे बेसिकली हम लोग कहते हैं चिलेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं बच्चों, चिलेटिंग एजेंट। और ये क्या करता है कि जो डीएनए होगा, डीएनए को डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करता है, डिग्रेडेशन से, कि डीएनए के जो मॉलिक्यूल टूट ना जाए। तो चिलेटिंग एजेंट यही करता है। ठीक है। फिर ये चमकीला दिखाई दे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑरेंज कलर का मतलब क्या करते हैं, उसमें एक सेपरेशन डालते हैं जिसकी वजह से कलर्ड बैंड दिखाई देता है। और जो सेपरेट बैंड होगी डीएनए कट एंड द एक्सटेंडेड फॉर जेल पीस, दिस स्टेप इज कॉल्ड द इलूशन। फिर अब जहां जहां डीएनए रहेगा इस जेल को हम लोग ऐसे काट देंगे, काट के फिर डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग सेपरेट निकाल लेते हैं। फिर द प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट यूज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए व्हिच कैन बी ज्वाइंट विद द क्लोनिंग वेक्टर। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ देंगे। तो अब देखो, ये यहाँ पे प्रोसेस अगर हम दिखाएं आप लोग को, तो यहाँ पे जोड़ने से पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हम लोग। फिर अब इसको जोड़ेंगे। अब ये जो जोड़ेंगे, तो ये जो वेक्टर होगा इसकी भी पहचान हमें अच्छी होनी चाहिए, कि वेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसके पास मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए जो हमारा प्रोटीन बना सके।
ऐसा तो नहीं है कि घर किसी को भी प्रधानमंत्री बना दें, जिसकी विदेश नीति, जिसकी आर्थिक नीति, जिसकी दिमाग की कैपेसिटी स्ट्रांग हो, उसी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो वैसे हम लोग वेक्टर ऐसे चूज नहीं करते हैं, वेक्टर की क्वालिटी हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट बना सकें। तो सबसे बड़ी टास्क अभी हो जाती है कि जे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अब हम वेक्टर की पहचान कैसे करें, कैसे वेक्टर के बारे में पता लगाएं। तो वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की, पता की और बताया कि जो वेक्टर होते हैं उनकी क्या खास बात होनी चाहिए। तो जो वेक्टर होते हैं उनका हम लोग क्या कहते हैं, तो वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल, जो कि होस्ट सेल जो फॉरेन डीएनए उसको कैरी करे, अपने पास रख सके और मनचाहा प्रोडक्ट बनाए उसके लिए। तो ये जो वेक्टर होते हैं वो हो सकते हैं प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज। अगर प्लाज्मिड हम लोग लेंगे तो प्लाज्मिड क्या होता है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का। लेकिन बैक्टीरियोफेज का दीज आर वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर कैसे इंसर्ट कराएंगे, तो हम लोग बैक्टीरियोफेज के डीएनए में उसको इंसर्ट करा दें और बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए जो होगा प्लाज्मिड में इंसर्ट करा देगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसकी पहचान हमें होनी चाहिए। इसकी कॉपी नंबर भी हमारे पास मजे का होना चाहिए कि ऐसा नहीं अब हम वहां से डीएनए एक पीसीआर बना लिए उससे, फिर हम बार बार इलेक्ट्रोफोरेसिस करते रहे, बार बार हम वही करते रहे, तो ऐसा नहीं है ना। हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके मन चाहा बहुत सारे कॉपी नंबर डीएनए का बना ले। तो वैसे ही प्लाज्मिड का भी क्या होगा, बहुत सारा नंबर होना चाहिए। तो इसके पास जो कॉपी नंबर है, इट डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर प्रोजेक्ट इन सेल। इट वेरीज फ्रॉम 1 to 100 कॉपी पर सेल। ये वैरी करती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, किस पे, जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। अगर 1 से 100 कॉपी हैं तो एक सेल में इतने ही कॉपी नंबर उसके होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। तो अब द बेस्ट नोन वेक्टर इज अ प्लाज्मिड वेक्टर। तो हमें पहचान पता चला कि जो प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं उसके पास 100 तक क्या हो सकते हैं, कॉपीज हो सकते हैं, जो हमारे डीएनए को कैरी कर सकें। तो इसकी खोज पीवीआर 322, एक ऐसा आर्टिफिशियली क्लोनिंग वेक्टर बनाया गया 1977 में बोलीवर और रोड्रिग्यूज नामक वैज्ञानिकों के द्वारा, जो ई कोलाई के प्लाज्मिड से ही बनाए इन्होंने। यानी ई कोलाई का प्लाज्मिड तक कारगर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर बनाए। कब, 1977 में, ये दोनों वैज्ञानिकों ने। तो इसका नाम क्या रख दिया, पीवीआर 322। ठीक है। प्लाज्मिड, बी से क्या हो गया, बोलीवर, आर से हो गया रोड्रिग्यूज और 322 बैक्टीरिया के स्ट्रेन हो गया। ठीक है। तो ऐसे वैज्ञानिकों ने इसका नाम रख दिया। तो ये जो फॉलोइंग फीचर होते हैं रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग वेक्टर, क्या क्या हो सकते हैं, इसके पास खुद का ओरिजिन रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर इसके पास होनी चाहिए, इसके पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, फिर वेक्टर फ्रॉम क्लोनिंग इनटू प्लांट एंड एनिमल सेल होना चाहिए। ठीक है। फिर इन एक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिसे एंटीबायोटिक इस पर कोई प्रभाव न पड़े, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में कोई चीज अगर ऐड कर दे तो ये इनएक्टिवेट ना हो पाए। तब इतनी अगर खास बात अगर किसी वेक्टर के अंदर होगा तो हमारे जीन को कैरी कर सकता है। तो ये जो पीबीआर 322 बनाया गया था दोस्तों, ये आर्टिफिशियली बनाया गया था। ये कैसा होता है कि सपोज करो ये डीएनए है, प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए, इस पे एक साइट है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ओरी साइट, ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। अब यहां से डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा, ऐसे करेगा, इन सब का ऐसे रेप्लिकेट करते हुए यहाँ पे आ जाएगा। तो समझो, अब यहाँ पे पीयूवी एक जीन मिला, साल 1 जीन मिला, बीएमएच1 जीन मिला, इंथर्ड मिला, क्लेवन मिला, इकोआर 1 मिला, पीयूवी मिला, पीएसटी 1 मिला। अभी जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज ऐसे घुमा, इस सारे जीनों का क्या कर दिया, पॉलीमराइजेशन कर दिया, सारे का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा और प्रोटीन बन जाएगा। तो एक पॉलीमरेज घूमेगा, सारा बना देगा, तो एक ही जगह से स्टार्ट होगा। ठीक है। यही है इसका रिकॉग्निशन साइट, यानी यही है इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और ये सारे डीएनए का क्या कर देगा, रेप्लिकेशन कर देगा। तो यहाँ बताया कि जो BAM H1 है, इसका जो एंटीबायोटिक है वो टेट्रासाइक्लिन है। PUV1 और PST1 जो है, इसका जो एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन आर रेसिस्टेंस है। लेकिन जो PUV सेकेंड है, इसका एंटीबायोटिक है ROP।
तो 3 यहाँ पे क्या दिए हैं, एंटीबायोटिक दिए गए हैं। पीयूबी का रोग होता है, BAM-H1 का टेट्रा होता है, टेट्रासाइक्लिन। पीयूबी और PST1 का क्या होता है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस होता है। तो अब ये जो ओरिजिन साइट होगा, ये डीएनए का ऐसा सीक्वेंस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड दिस सीक्वेंस कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ये इसका ओरी साइट हो जाएगा। सिलेक्टेबल मार्कर, select the host cell which contain the vector transform and eliminate the non transformates. Transformation defined as the procedure by the which piece of DNA introduced in a bacterial cell। फिर जीन इनकोड करेगा, एंटीबायोटिक जैसे एम्पीसिलिन हो गया, क्लोराम्फेनिकॉल हो गया, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया। सिलेक्टेबल मार्कर ही इसको चूज करते हैं। जो नॉर्मल इकोलाई होता है बच्चों ना, वो डू नॉट कैरी रेसिस्टेंस अगेंस्ट एनी दीज एंटीबायोटिक। तो इकोलाई के अंदर इस ऐसा कोई एंटीबायोटिक नहीं होता है। तब देखो, अब इकोलाई के अंदर तो ऐसा है नहीं, तो इसीलिए साइंटिस्टों ने ये अपने से बनाया, इसमें ये सारे क्लोनिंग वेक्टर भी हो जाए और इसके साथ साथ एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस भी हो जाए। ठीक है। अब ये जो क्लोनिंग साइट होता है, ये क्या होता है, ये लिंक करता है एलियन डीएनए vector required very few, mostly single recognition site for the restriction enzyme. More than one recognized site within the vector can complete gene cloning and will generate several fragments. अब सेल वन भी एक फ्रेगमेंट बनाएगा, BAM-H1 भी एक फ्रेगमेंट बनाएगा जब डीएनए पॉलीमरेज से गुजरेगा, हिंड थर्ड भी एक बनाएगा, क्ले वन भी बनाएगा, इको R1 बनाएगा, PUB-ST1 बनाएगा। देखो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो एक ही है, लेकिन क्लोनिंग साइट ज्यादा होने की वजह से ये कितने ज्यादा फ्रेगमेंट बन गए। अब सबको जोड़ के अलग अलग प्रकार के डीएनए फ्रेगमेंट बनाने चाहिए हम लोग, तो यही तो फायदा है। ठीक है, एक तीर से चच्चर निशाना यहाँ हो रहा है। तो अब वैसे ही प्लांट और एनिमल्स के अंदर भी क्लोनिंग वेक्टर होने चाहिए। जैसे देखो, सेवरल वेक्टर विच आर यूज्ड फॉर द क्लोनिंग जीन इन द प्लांट एंड एनिमल्स। इन प्लांट द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टीआई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस यूज क्लोनिंग वेक्टर। Agrobacterium tumefaciens pathogen survival dicot plant. It deliver the piece of DNA or tDNA the type plasmid again। देखो 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 बच्चों, जितना ये लाइन लिखा है इसमें ये लिखा है कि समझा कि ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक प्लांट है। अब प्लांट के अंदर भी बच्चों क्या होता है कि इनका जो रूट होता है ना, अगर इस रूट के अंदर बहुत सारी मात्रा में अगर कंटिन्यूअस अगर सेल डिवीजन होगा, तो यहाँ पे ट्यूमर बन जाएगा। यानी इसे हम मोटी मोटा कहते हैं कि प्लांट के अंदर भी कैंसरस सेल बन जाएंगे, जिसके वजह से प्लांट को एक डिजीज हो जाता है जिसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज। इसका रुटवा जो होगा ना, गठिया जाएगा। तो गठिया जाएगा तो ये सॉयल में से वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, मतलब सेल खराब हो जाएगा। प्लांट को जब पानी नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये भोजन ही नहीं बनाएगा, तो मर जाएगा। तो इसलिए प्लांट के अंदर ये जो क्राउन गॉल डिजीज होता है, ये कैसे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। ये पैथोजन जो होता है सभी डाइकॉट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि इस प्लांट के अंदर ये जो डाइकॉट, आप ये जो सेल देख रहे हैं, इस सेल के अंदर ये बैक्टीरिया क्या करता है, को डीएनए को ट्रांसफर करता है, टीडीएनए को। तो जब ये टीडीएनए को ट्रांसफर कर देगा, तो ये जो डिजीज हो रहा है क्राउन गॉल डिजीज, ये नहीं होगा। समझ में आया? यही डीएनए है जिसे टीडीएनए कह रहे हैं, यही ट्रांसफर करना रहता है। तो प्लांट के अंदर कैंसर सेल न बन जाए, इसके लिए इसके अंदर टीडीएनए का जाना बहुत जरूरी है प्लांट के अंदर। तो लेके कौन जाता है, बैक्टीरिया का ही टीडीएनए है जो लेके जाता है। लेकिन कैंसरस सेल अपने आप हो जाता है, इसमें कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होने की वजह से। तो बैक्टीरिया प्लांट को कैंसरस सेल में परिवर्तित होने से बचाता है। ठीक है, यही चीज कह रहा है। फिर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म कैन डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जैसे इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। अब तुम इसमें क्या करो, सिलेक्शन रिकॉम्बिनेंट को करने के लिए तुम इसमें एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर दो, या फिर तुम इसमें कोई इनएक्टिवेशन चीज को इसमें इंसर्ट करा दो। तो जब इंसर्ट करा दोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि समझो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें हम लोग कोडिंग सीक्वेंस है एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज विच रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, कि ऐसा कुछ हम लोग उसमें इंसर्ट करा दें कि जो डीएनए
का जो पार्ट है, जैसे जेड वाई ए, जेड वाला जो है ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना रहा है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है कि ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, ये लैक्टोज को ब्रेक कर देता है। किसमें? गैलेक्टोज और फिर ग्लूकोज में। तो हम ये कह दें कि इस बीटा ग्लैक्टोज को इनएक्टिवेट कर दो, ऐसा कुछ इंसर्ट करा के कि ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बने ही ना। तो जब बनेगा ही नहीं तो लैक्टोज का डिग्रेडेशन नहीं होगा, तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। तो हम लोग कुछ इन इंसर्ट उसमें डाल के उस प्रक्रिया को रोक सकते हैं, या फिर ऐसी कुछ दवा डाल के उसके इनएक्टिवेशन को हम लोग एक्टिवेशन को इनएक्टिव कर दें। तो हमारे पास दो दो ऑप्शन है ना। ठीक है, या दवा डाल के कर दो या फिर कुछ ऐसा तुम्हारे पास है जो उसे इंसर्ट करा के उसे रोक दो। अब फिर एक कहानी आती है कॉम्पिटेंट होस्ट की, जो ट्रांसफॉर्म करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं कि कैसे उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हम अपना डीएनए को इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है। इसको समझने के लिए इसको समझो कि डीएनए being हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कि जो डीएनए होते हैं उसके पास हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डायरेक्टली सेल के आर पार नहीं जा सकता है। तो अब भाई समस्या होगी कि अब जब डीएनए मॉलिक्यूल हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए, अब जब हम होस्ट के अंदर डाल ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमारा ये इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, उसे हम लोग क्रश करना, ये पीसीआर करना, ये सब करने का क्या फायदा हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए कि देयरफॉर द बैक्टीरिया शुड बी मेड कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट द डीएनए मॉलिक्यूल। बैक्टीरिया चाहता है लेकिन वो अपने अंदर ला नहीं पाता है। तो अब यहाँ पे कॉम्पिटेंसी चलती है, द एबिलिटी सेल टू टेक अ फॉरेन डीएनए। बैक्टीरिया चाहती है कि हम उसे कैरी कर लें, लेकिन उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको अंदर जाने नहीं देती हैं। तो अब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि या तो हम केमिकल मेथड के द्वारा भेज सकते हैं या फिजिकल मेथड, कि ऐसा कुछ दवा बना के डाल के उसके अंदर डाल दें, या फिर जबरदस्ती करें। अगर कोई चीज अगर प्यार से मान जाए तो ठीक, नहीं तो जोर जबरदस्ती थप्पड़ थप्पड़ मार के उसको कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसे भी चीजें हम लोग कर सकते हैं। हम्म, चलिए कोई इशू नहीं है, सब एकदम चकाचौंध चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है बच्चों। आइए चलिए समझते हैं इस चीज को। लेक्चर थोड़ा बड़ा होता चला जा रहा है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तो केमिकल मेथड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, केमिकल मेथड के द्वारा बच्चों क्या करते हैं, द सेल्स ट्रीटेड विद द स्पेसिफिक कंट्रेशन डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम टू इंक्रीज पोर साइज इन सेल वॉल, या फिर द सेल्स आर incubated recombinant DNA ice followed by the placing briefly 42 डिग्री सेल्सियस then put ice because heat shock treatment। फिर बैक्टीरिया नाउ टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर क्या करता है बैक्टीरिया उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेक करती है। यानी केमिकल मेथड के द्वारा हम लोग क्या करें कि ऐसा सेल वॉल बनाएं कि जो डायरेक्ट बैक्टीरिया में सेल करके वो इंटर कर जाए, या फिर सेल को हम लोग इंक्यूबेट कर दें एक ऐसे आइस के मतलब एक ऐसे बर्फ के रख दें जिसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पे ला सके, और बैक्टीरिया का सेल वॉल कमजोर पड़े, और कमजोर पड़ने के बाद उसमें हम अपना डीएनए मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को इंसर्ट करा दें। तो ऐसे हम लोग केमिकल मेथड के द्वारा उसके सेल वॉल के अंदर परिवर्तित करके हम लोग कर सकते हैं बच्चों। फिजिकल मेथड के द्वारा जैसे माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ये क्या होता है, एक छोटा सा ऐसा मशीन होता है, जैसे हम लोग को सुई नहीं लगता है, तो समझो ये सुई है, उस बैक्टीरिया के जैसे तो सुई इंसर्ट कर दो सेल वॉल को भेजते हुए फिजिकल मेथड के द्वारा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंसर्टेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स, या फिर बायोलिस्टिक के द्वारा कर लो जीन गन मेथड। ऐसे बंदूक होता है, उस बैक्टीरिया को देखो और तुरंत उस बंदूक को मारो दाग से, तो बंदूक की जो गोली निकलती है बहुत तेज निकलती है और डायरेक्ट बैक्टीरिया के सेल वॉल को भेजते हुए न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएगी। या तो तुम प्यार से सुई लगा दो या गोली मार दो। ठीक है, तो जब गोली वाला जो होता है उसमें क्या होता है, बम्बार्डमेंट करते हैं, जैसे हम लोग पिचकारी लेके मारते हैं पुछ 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 ना। तो वैसे क्या होता है, एक जीन गन होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जीन को एक जो गोल्ड की धातु होती है ना उसकी एक चादर से उसको लपेट देते हैं, लपेट के उस बंदूक के अंदर उस जीन को भर लेते हैं।
फिर क्या करते हैं, जैसे मान लो बैक्टीरिया का सरफेस है, अब इस गन को इतनी बारीकी से चलाना होता है कि डायरेक्ट बैक्टीरिया के सेल वॉल को भेदते हुए उसके वेक्टर के साथ जाके वो मिल जाए। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे बॉम्बार्डमेंट जो करते हो हाई वेलोसिटी होनी चाहिए। जो माइक्रो पार्टिकल जो होती है उसको गोल्ड से, टंगस्टेन से हम लोग कोट करके फिर डीएनए को उसके सेल वॉल के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है। अब जो प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। जैसे आइसोलेशन करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। फिर जो फ्रेगमेंट होगा डीएनए उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। फिर उसे फिर आइसोलेट करेंगे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को। फिर उसका हम लोग एम्प्लीफिकेशन करेंगे, उसका जो उसमें गलती सलती होगा, जो गंदगी होगा, त्रुटि होगा, उसको हम लोग छानेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, उसका संख्या बढ़ाएंगे। फिर जो डीएनए फ्रेगमेंट हो जाएगा उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग लाइगेज एंजाइम के द्वारा बच्चों ऐड कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके डीएनए खंडों को जोड़ देंगे। फिर इंसर्ट कराएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर। फिर उसका हम लोग कल्चर करेंगे होस्ट सेल का, बहुत सारे मीडियम देके कि बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट को बना दें। फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो हम अपना प्रोडक्ट क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करके फिर हम अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे मार्केट में बेचने के लिए। तो आइए यही प्रोसेस समझते हैं। फॉरेन डीएनए लिया, वेक्टर डीएनए लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, इसको कट किया, फिर यहाँ से भी कट किया, लाइगेज एंजाइम इसको क्या करते हैं, जोड़ दिया। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया ना, तो आपको ये पूरी चैप्टर की कहानी ही समझ में आ गई। तो अब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है दोनों के लिए। ये डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट कर दिया, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, लाइगेज एंजाइम आया, इस डीएनए खंड को इसमें जोड़ दिया, ये वाला खंड डीएनए का इसमें जुड़ गया। क्लियर। फिर इसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर जब ट्रांसफर कर दिया यानी क्या है, ये होस्ट हो गया। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवाइड करेगा और अपनी संख्या बढ़ाएगा, तो इसका भी क्या करेगा, नंबर बढ़ा देगा। ठीक है। ये सारा प्रोसेस दिया, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैसे हुआ, फिर डीएनए को कट किया गया स्पेसिफिक लोकेशन से, आइसोलेशन किया गया, फिर उसके एम्प्लीफिकेशन का मतलब एक प्रोसेस की जाती है जिसका नाम है पीसीआर बच्चों। ये पीसीआर के द्वारा क्या करते हैं, हम उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस समझ लो पीसीआर में, कि पीसीआर होता है जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछ सकता है। ठीक है, पीसीआर के बारे में। तो पीसीआर एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं, ऐसी रिएक्शन चेन होती हैं इन विच एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कैरिड आउट इन विट्रो, यानी सेल के बाहर हम डीएनए के कंटेंट को दोगुना बढ़ा दें। तो इसका फॉर्मूला होता है एन नॉट, एन इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 के पावर n। ठीक है। एन क्या हो गया, टोटल डीएनए नंबर, और ये एन नॉट इनिशियल डीएनए कंटेंट, और 2 का मतलब हो गया कि 2 नंबर, और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल किसमें कह रहा है कि 100 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए है, इसको 30 साइकिल तक दौड़ा दिए, तो बताओ टोटल डीएनए कंटेंट क्या होगा। तो बस 100 इंटू 2 के पावर 30 कर दो, तो ये टोटल कैपिटल एन यहाँ पे निकल जाएगा, ये इसका आंसर होता है। इतना डीएनए हम एक बार में कर सकते हैं कि अगर डीएनए 30 साइकिल, देखो अगर डीएनए एक साइकिल चले तो हम लोग को पता है कि कितना बनेगा, 2 डीएनए से 4 डीएनए बनेगा, ये एक साइकिल हो गया। 2 से कितना बन गया, 4, 4 से क्या बनेगा, 8 बनेगा, तो 2 साइकिल हो गया। 8 फ्रेगमेंट बन गए, 8 फ्रेगमेंट से कितना बनेगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तब फिर ये देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी के 4, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, तो 8 से कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। 16 से कितने बन जाएंगे, 32 बन जाएंगे। तो देखो ये 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, ऐसे 5 6, ऐसे 30 साइकिल तक डीएनए का कंटेंट कितना होगा, कि साइकिल को बस रिपीट करते रहो और फिर डीएनए कंटेंट बढ़ती चली जाती है। तो इसकी खोज जो है कैरी मुलिस ने किया था, कब, 1985 में। जिसकी वजह से इन्होंने नोबेल प्राइज भी प्राप्त किया केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट 1993 में। ठीक है। और पीसीआर के लिए हमें क्या क्या चाहिए,
तो सिंपल बात है कि अभी जो मशीन है, इस मशीन में तुम डीएनए के टेम्पलेट डाल दो, उसके बाद इसमें प्राइमर डाल दो, इसका प्राइमर डाल दो। फिर प्राइमर जैसे डाल दिए तो इसमें एंजाइम डाल दो। कौन सा एंजाइम डाल दो? टैग पॉलीमरेज। अब यहाँ डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं डाले सर? तो बच्चों डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है कि ये स्पेसिफिक एंजाइम पे डिग्रेड हो जाता है। टैग पॉलीमरेज को 90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पे भी ये काम करेगा। मतलब ये एंजाइम इस पे टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, इसीलिए टैग पॉलीमरेज एंजाइम पे यूज किया जाता है। देखो लिखा है कि टैग पॉलीमरेज जो होता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जैसा थर्मोएक्वेटिसस है, या वेंट पॉलीमरेज का यूज करते हैं जो थर्मोकोकस लिटोरेलिस से है। फिर पीसीआर में क्या होता है? सबसे पहले डीएनए खंडों को, अब देखो डीएनए का खंड क्या होता है, ऐसे होता है, मिला होता है आपस में। तो अब इनको क्या करो, खंड को अलग अलग करना है, ऐसे करना है, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए। तो डीनेचुरेशन प्रोसेस करने के लिए डीएनए खंड को 95 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दो, अलग अलग हो जाएगा। फिर क्या करो, इसे ठंडा कर दो। कब? टू सेट्स ऑफ प्राइमर, अब दोनों सेट्स के प्राइमर यहाँ पे 3 प्राइम पे, ठीक है। यहाँ लिखा है प्राइमर आर एडेड विद एनिल टू 3 प्राइम एंड इज सेपरेटेड स्ट्रैंड। देखो 5 टू 3 और ये 5 टू 3, सॉरी, यहाँ पे एक फ्रेगमेंट ऐड कर दो, एक फ्रेगमेंट यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। ये नहीं होगा। 3 प्राइम पे प्राइमर ऐड कर दिए, इसे ठंडा कर दिए। तो जब ठंडा होगा तो देखो होता क्या है, खंड अलग हुआ, प्राइमर ऐड कर दिया। प्राइमर ऐड करने के बाद टैग पॉलीमरेज जब ऐसे इसमें जुड़ा, वैसे क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसाइज कर देगा। 1 2 3 4, यानी यहाँ जो 2 स्ट्रैंड था, इससे कितने स्ट्रैंड बन गए? 4 बने कि नहीं? 1 2 3 4। फिर इसको 30 साइकिल तक घुमा दो। n इक्वल टू n नॉट इंटू 2 के पावर n, ये पीसीआर में कितने डीएनए संख्या होंगे उसको निकालने का विधि है। n क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ डीएनए कि 100 न्यूक्लियोटाइड है, इसको 30 साइकिल तक घुमा दो, तो टोटल नंबर ऑफ डीएनए क्या आएंगे आप इसमें मल्टीप्लाई करके नहीं बता पाएंगे। n नॉट में 100 रख दो और 2 के पावर n कर दो, यानी n इक्वल टू क्या हो गया? 30। तो 100 इंटू 2 के पावर 30, अब जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी आंसर हो जाएगी। तो आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो ऐसे देखो ये एम्पलीफाइड हो गया, और ऐसे बिलियंस टाइम में हम करके बहुत सारे डीएनए की कंटेंट चंद मिनटों में बढ़ा सकते हैं बच्चों। फिर इन डीएनए खंडों को हम लोग क्या करेंगे, जो होस्ट बैक्टीरिया होगा उसके अंदर ले जाके हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इसका हम लोग कल्चर कर देंगे बैक्टीरिया को, जिससे बैक्टीरिया का बहुत संख्या बढ़ेगा और हमारा मनचाहा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। फिर उस प्रोडक्ट को हम लोग उससे निकाल लेंगे और फिर उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे बायो रिएक्टर में इंसर्ट कर देते हैं। बायो रिएक्टर एक ऐसा वेसल्स होता है बच्चों, जो कम से कम 100 से 1000 लीटर बड़ा टैंक होता है। इसमें कोई भी कच्चा माल डालो और ये बायोलॉजिकली एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करेगा जिसकी वजह से जो कच्चा माल होगा वो पक्का माल में परिवर्तित हो जाएगा। कि जैसे जो डीएनए था, अब डीएनए से बनना है इंसुलिन, तो ये डीएनए है कच्चा माल। जब इसे बायो रिएक्टर में डाल देंगे ना, तो ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, डीएनए से इंसुलिन बन जाएगा। तो यही बायो रिएक्टर करता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि जो कच्चे पदार्थ हो वो पक्के पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशन, अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। स्टार टैंक बायो रिएक्टर कॉमनली यूज बायो रिएक्टर यूज करते हैं। ये सिलेंड्रिकल होता है, फैसिलिटेट प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कंटेंट, जिससे ये सारे कंटेंट को फिक्स कर देता है बच्चों। ये होता है बायो रिएक्टर। इसमें देखो कल्चर ब्रोथ होता है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर होता है, ये घूमता रहता है। जैसे कुकर आप लोग देखिए, कुकर में बच्चों क्या करते हैं हम लोग, दाल, हल्दी, नमक डाल के, प्याज टमाटर उसमें डाल के सीटी लगा देते हैं, गैस चालू कर देते हैं। क्या होता है, कच्चा माल क्या होता है, दाल में परिवर्तित हो जाता है ना। तो वैसे हम सारी कंटेंट एंजाइम प्रोटीन बना ले, सारे एंजाइम मॉलिक्यूल सारा उसके अंदर डाल के इसको हम लोग बंद कर दें और फिर यहाँ पे टाइम फिक्स कर दें। और ये मोटर क्या करे, ये मोटर अपना इलेक्ट्रिक के द्वारा घूमता रहता है।
ये घूमेगा 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 और सारे मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, यहाँ से स्टाइल एयर भी बाहर निकालता रहता है, जिससे इसके अंदर कंटामिनेशन ना हो बैक्टीरिया का। फिर धीरे धीरे इसके पीएच बढ़ी जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगी, जैसे दाल गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, और फिर सीटी आएगी, 2 3 4 5, वैसे इसमें सीटी आती है। मैंने जब हम लोग एमएससी में ना बच्चों ये देखे थे बायोरिएक्टर, बहुत बड़ा नहीं होता है, हमारे कंधे इतना बड़ा होता है। ठीक है, यानी हम लोग कहते हैं कि 3 साढ़े 3 फुट का होता है। जैसे देखो, जैसा प्रैक्टिकल जैसा एक्सपेरिमेंट वैसे ही बायोरिएक्टर की भी साइज होती है, ये वैरी करती है। अब इतना नहीं कि हम इतना बड़ा देखें तो इतना बड़ा होता है, इससे भी बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बायोरिएक्टर एक प्रकार का कह लो कुकर प्रेशर की तरह काम करता है, कि कच्चा माल डालो पक्का माल पाओ। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी, इसमें ऑक्सीजन डालने वाली सिस्टम होती है, फोम कंट्रोल सिस्टम होती है, टेम्परेचर मेंटेन करने वाला भी सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल करने वाला सिस्टम होता है, और इसमें जो सैंपल होता है विड्रॉ कल्चर पीरियोडिकली, ये समय अनुसार अपनी चीजों को परिवर्तित करता रहता है। तो कुकर में गैस बना लेगा, दाल को गला देगा, हल्दी को दाल में मिला देगा, टमाटर को गला देगा, प्याज को गला देगा, और सबको गला के एक में मिला देगा। तो कुकर का वो काम है। ऐसे बायोरिएक्टर मशीन में सारी मशीन लगी रहती हैं, ये सारा इनका काम है कि कच्चे माल को कैसे पक्के माल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आए। तो बायोरिएक्टर कम से कम 3 मार्क्स वाला जो आ, एक होता है स्मॉल शॉर्ट आंसर टाइप, एक होता है लॉन्ग होता है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकता है बायोरिएक्टर क्या होता है, लॉन्ग आंसर में डायग्राम के साथ पूछ सकता है। तो अब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको एक एक सिस्टम दिखा दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये बताया ना, तो अब इस क्वेश्चन का पूरा सीक्वेंस, ये देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिया गया है। जो बच्चों को डाउट होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यहाँ से लर्न कर लें। ठीक है, ये देखो, एक्सप्लेन ब्रीफली पीसीआर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और काइटिनेज। तो ये क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें प्लाज्मिक डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, आरएनए डीएनए में अंतर, एक्सोन्यूक्लियस पूछा है। ठीक है, डीएनए राइबोस शुगर होता है, डीएन आरएनए डीएनए डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, इसमें एजीटीसी होता है, इसमें एजीसीयू होता है। एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, चलो इतना बहुत है एनसीईआरटी का। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर बीइंग सो मच पेशेंस। ठीक है, तो अगर लेक्चर को जो बच्चे पूरा देखे होंगे, उनको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। और भाई सिंपल सी बात है कि जो पढ़ेगा वही कुछ पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कुछ नहीं पाएगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए भाई। बच्चा मोस्ट पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर कैसे काम होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, हेल्थ पढ़ो, अपने सेहत का ख्याल रखो, और बीमार नहीं होना है, क्योंकि अब एग्जाम आ गया है। तो ऐसे रहो, ऐसा पढ़ाई करो कि आपका काम हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। और बच्चों, आपके लिए मैंने पर्सनल एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट जाके हमारे व्हाट्सएप व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो आपको वीडियो का डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा उसमें आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट मुझसे मिल जाया करेगा। तो अब आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हर एक चीज अब प्रोवाइड कर दी जा रही है। बस करना क्या है, आपको पढ़ना है। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बना रहा हूँ, जिसमें आपको उस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दे रहा हूँ, जिससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो वेल, गुड नाइट, राधे राधे, जय हिंद।